बेटा लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। तो दोनों का डिफरेंस हमने सीखा कि डिफ्यूजन जो होता है बेटा ये कंपाउंड का एक सब्सटेंस का फ्लो होता है हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और डिफ्यूजन होता है बेटा कोई भी स्मॉल होल या पिन होल के थ्रू जो फ्लो होता है, जैसे पंक्चर का टायर का पंक्चर होना। ठीक है, तो जब टायर पंक्चर होता है तो एयर जो है किसी पिन होल के थ्रू पास होती है, मतलब हाई प्रेशर के थ्रू एयर जो है वो इजेक्ट आउट होती है। इसी तरह से जैसे परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो उसमें भी जो परफ्यूम के पार्टिकल है बेटा इनकी साइज बहुत छोटा होकर निकलती हैं और हाई प्रेशर के साथ, नोजल स्प्रे और परफ्यूम स्प्रे। तो वो था इफ्यूजन। क्लियर? एंड वी कंक्लूड ऑल इफ्यूजन आर डिफ्यूजन बट ऑल डिफ्यूजन आर नॉट इफ्यूजन। क्लियर? तो बेटा आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे रेट कंपेयर की जाती है। मान लीजिए आपके पास दो गैसेस मिल गई एक्स और वाई, तो कौन सी फास्ट डिफ्यूज करेगी, कौन सी स्लो डिफ्यूज करेगी, ये कैसे पता चलेगा? वैसे तो हम खुद से सजेस्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए साइंटिस्ट ने अपना रूल भी दिया है, दैट इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल इसका आप बताइए, फिर ग्राम्स लॉ को बीच में लाएंगे। देखें बेटा, दो गैस हैं आपके पास, एक गैस है एक्स, दूसरी है वाई। ठीक है, जो गैस एक्स है मान लो उसका मास है बेटा 15 ग्राम और गैस वाई का मास है बेटा मान लिया 20 ग्राम। हमने इस रूम के डोर को ओपन किया, बताओ कौन फास्ट डिफ्यूज करेगी, सबसे फास्ट स्पीड किसकी होगी, एक्स की या वाई की? X. एक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्स की होगी। द रीजन बिहाइंड दिस एक्स गैस इज लाइटर व्हाइल दिस वाई गैस इज हेवियर। इसका मतलब हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को इनके मास से रिलेट कर सकते हैं, इजंट इट? बस यही ग्राम्स ने किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। राइट डाउन ग्राम्स लॉ। ये GRAM नहीं है बेटा, ये है GRAHAM, ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब ग्राम्स लॉ क्या बताता है इसको समझें बेटा। ग्राम्स ये कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। यदि गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होगी। तो व्हाट इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? The rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of density of gas under the similar condition of temperature and pressure, constant temperature and pressure. तो ग्राम्स क्या कहते हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो राइट डाउन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the rate of diffusion, according to this law, the rate of diffusion is inversely proportional. Rate of diffusion is inversely proportional to the under root of density of the gas. The rate of diffusion is inversely proportional to under root of density of gas, under root of density of gas at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure. Clear? तो देखो ध्यान से कि बेटा जो रेट है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फाइन। नेक्स्ट, इसका मतलब हम डेंसिटी से रेट को कंपेयर कर सकते हैं कि यदि किसी गैस की डेंसिटी कम होगी तो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगी, इजंट इट? गैस की डेंसिटी कम होने का मतलब गैस हल्की है, तो हल्की गैस होगी तो फास्टरली डिफ्यूज करेगी, और गैस हैवी होगी तो उसका डिफ्यूजन स्लो होगा। क्लियर? नेक्स्ट लाइन देखें, राइट डाउन
This law is used to compare. This law is used to compare the rate of diffusion. This law is used to compare the rate of diffusion of different gases. This law is used to compare rate of diffusion of different gases. कोमा करके लिखिए. The lighter gas will diffuse faster. The lighter gas will diffuse faster, while the heavier gas will diffuse slower. The lighter gas will diffuse faster, while the heavier gas will diffuse slower. लिखा सभी ने. तो गैस जो लाइट होगी बेटा वो फास्टरली डिफ्यूज करेगी, उसकी रेट ज्यादा होगी, और जो गैस हैवी होगी उसकी रेट कम होगी. अब देखो इसी एक्सप्रेशन से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, ध्यान से समझे. कंसीडर two gases whose rate of diffusion are R1 and R2 respectively. दो गैसेस लो जिनका रेट ऑफ डिफ्यूजन है बेटा R1 R2. इन दोनों की डेंसिटी है बेटा D1 एंड D2 रेस्पेक्टिवली. अच्छा, जो दोनों गैसेस हैं वो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे कंपेयर करोगे? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, बताओ ये सही है ऊपर वाले एक्सप्रेशन से रिलेट करके? इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? सोचो बेटा. यहाँ पे देखो तो R1 D1 का डायरेक्ट रिलेशन है, बट रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब R1 अपॉन R2 लिया है तो ये रेशियो क्या बनेगा? D2 अपॉन D1. Is it clear to all? Because the rate of diffusion is inversely proportional to square root of density of gas. ठीक है, तो R1 अपॉन R2 हो गया बेटा D2 अपॉन D1, और यही M2 अपॉन M1 के इक्वल होता है. M2 अपॉन M1 के इक्वल होता है. तो what are R1 R2? These are the rate of diffusion of gas 1 and 2 respectively. What are D1 and D2? D1 D2 क्या है यहाँ पे? Density of gas 1 and 2. What is M1 and M2? These are the molar masses of gas 1 and 2. Clear? तो इनको आप नोट कर लें डिटेल में. R1 R2 बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन of gas 1 and 2 respectively. What is D1 D2? D1 D2 क्या है यहाँ पे? Density of gas 1 and 2 respectively. दोनों गैसेस की डेंसिटी है. M1 M2 क्या है? M1 M2 है बेटा मोलिकुलर मासेस. M1 M2 आर ग्राम मोलिकुलर मासेस ऑफ गैस 1 and 2 respectively. क्लियर? तो ग्राम क्या बताते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यदि आपको दो गैसेस की रेट कंपेयर करनी है तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1. क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद एक और देखेंगे. इसको ट्राई करो. कंपेयर the rate of diffusion of SO2 to CH4 under same temperature and pressure. क्वेश्चन रीड करो. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको क्या करना है बेटा? रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करनी है. किस किस गैस की? SO2 गैस की और CH4 गैस की. ठीक है,
ध्यान से समझना, SO2 का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, कितना आ रहा है बताओ, कैलकुलेट करो। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2? कैसे निकालते हैं? सल्फर का क्या होता है बेटा, 32, एक सल्फर है 1 इंटू 32, 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 60, तो SO2 का कितना आ गया 64। इसी तरह से मीथेन का बताओ। सर 16। वेरी गुड, 16। कार्बन का क्या होता है 12, 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1, तो ये हो गया 16। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कि बेटा कौन सी गैस फास्टर डिफ्यूजन शो करेगी? सर CH4। सर CH4। वेरी गुड, CH4, क्योंकि CH4 का मास कम है, ये हल्की है। अब देखो रेशियो पूछा गया है, रेशियो पूछा गया, देखो रेट ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ CH4, इनकी डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ पे डेंसिटी रखेंगे CH4 की और यहाँ पे डेंसिटी SO2 की रखेंगे, उल्टा रखते हैं। अब डेंसिटी से तो कोई मतलब ही नहीं, हमें तो मॉलिक्यूलर मास पता है, तो हम ये वाला रिलेशन काम में लेंगे, इजंट इट? तो क्या हो गया बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऊपर SO2 है तो मॉलिक्यूलर मास CH4 का, और नीचे CH4 है तो मॉलिक्यूलर मास SO2 का। तो क्या रेशियो आ रहा है, 16 डिवाइडेड बाई 64, इसका मास 16 है, इसका 64 है, कैंसिल कर दो तो क्या बनेगा, ये 1/4 रूट के अंदर 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, दिस बिकम 1/2। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि SO2 अपॉन CH4 का जो रेशियो है दैट इज 1:2 है, मतलब जो रेट CH4 की होगी वो SO2 की रेट के डबल होगी। इज इट करेक्ट? द रेट ऑफ CH4 is twice that of diffusion of SO2। इसको नोट करो। Sir, noted. Fine. So any doubt up to this? No, sir. सर No, sir. Okay. बेटा एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। अच्छा, सभी को याद है बेटा लास्ट क्लास में हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन कनेक्ट की थी, क्या थी रेट ऑफ डिफ्यूजन की डेफिनेशन? एनीवन? रेट ऑफ डिफ्यूजन को हमने 4 तरह से डिफाइन किया था, बताओ कौन सी डेफिनेशन हमने डिस्कस की? एनीवन? सर वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड इन द गिवन टाइम। वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्लियर? तो बेटा हमने 4 डेफिनेशन डिस्कस की थी अलग अलग, और मैंने वहां पे क्लियरली मेंशन किया था कि वॉल्यूम वाली डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कॉमन। क्लियर? अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं जो इससे रिलेटेड है, देखो राइट डाउन दिस क्वेश्चन। 127 ml, बहुत आसान है, 127 ml of certain gas, साथ साथ रीड करना इसको, diffused in same time as 100 ml of Cl2 under similar condition। आपको पूछा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस अननोन गैस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार इसको आप रीड करिए फिर डिस्कस करते हैं। रीड दिस क्वेश्चन। क्या पूछा गया है बेटा, एक गैस है, हमें ये पता नहीं कि ये कौन सी गैस है। मान लिया कोई एक्स गैस है, ध्यान से समझना, एक एक्स गैस है, ठीक है। इस एक्स गैस का 127 ml डिफ्यूज हुआ। कितना डिफ्यूज हुआ बेटा? 127 ml, ठीक है। एट इन सेम टाइम एज 100 ml ऑफ Cl2, मतलब उतना समय लगा जितना Cl2 के 100 ml को डिफ्यूज होने में लगा।
इसका 127 ml मान लो टी टाइम में डिफ्यूज हुआ, तो Cl2 का कितना ml हुआ टी टाइम में? 100 ml। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम डिफ्यूज हमें पता है, इतना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ, ये टाइम लगा, तो बताओ बेटा रेट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? एनीवन? Sir, 127 by सर T. 120। वेरी गुड, बिल्कुल आसान है। रेट ऑफ डिफ्यूजन कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन। वेरी गुड, 127 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, टी टाइम लगा। अच्छा, इसका आंसर कौन बताएगा? रेट ऑफ Cl2, Cl2 गैस की रेट क्या होगी? Sir, 100 by T. सर 100 बाई टी। वेरी गुड, वॉल्यूम डिफ्यूज Cl2 का 100 ml डिफ्यूज हुआ और टी टाइम लगा 100 बाई टी। ठीक है, ये दोनों की रेट हो गई। अब आपको क्या पूछा है बेटा कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। अच्छा, क्या रेट का मॉलिक्यूलर मास से रिलेशन है? एनीवन? इज देयर एनी रिलेशन ऑफ रेट विथ मॉलिक्यूलर मास? बिल्कुल है। क्या था? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। इजंट इट? याद करो इसको कि जो दो रेट थी R1 R2, दो गैसेस की, उनका रेट कितना आया था? अंडर रूट M2 अपॉन M1। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे, तो रेट ऑफ एक्स अपॉन रेट ऑफ Cl2 इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2। क्या ये सही है? इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? सोचो, थिंक ओवर दैट। इज दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट और नॉट? नो, No, sir. इट इज इनकरेक्ट। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 है, मतलब रेट ऑफ फर्स्ट है तो ऊपर है मास ऑफ सेकेंड गैस, नीचे रेट ऑफ सेकेंड गैस है तो नीचे मास है फर्स्ट गैस का। इसका मतलब यहाँ पे रेट x की है तो मास होगा बेटा Cl2 का, यहाँ पे रेट Cl2 की है तो मास x का होगा। क्लियर? अब वैल्यूज पुट कर दो। नाउ x गैस की रेट क्या आ गई? 127 अपॉन टाइम t डिवाइडेड बाई Cl2 की रेट लिखो 100 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू m Cl2। क्लोरीन का मास कितना होता है? एनीवन? व्हाट इज द मास ऑफ Cl2? 35.5। एक क्लोरीन का मास होता, तो Cl2 मॉलिक्यूल का कितना होगा? ट्वाइस ऑफ 35.5, दैट इज 71। तो Cl2 का मास हो गया बेटा 71 और X गैस का मास हमें निकालना है। दैट्स इट, बिल्कुल आसान है। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे? कैलकुलेशन भी सिंपल है। देखो, टेम्परेचर से टाइम से टाइम कैंसिल, T इज कैंसिल्ड बाय T, तो बचा क्या? 127 डिवाइडेड बाई 100, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 71 अपॉन mx। दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से आपको mx की वैल्यू क्या मिलेगी? 71 इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो mx निकल आएगा। बताओ वैल्यू क्या आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mx इज कमिंग? सॉल्व दिस, एनीवन? सॉल्व करो, किसकी टेबल में कैंसिल होगा? चेक दिस। देखो 27 की डेफिनेशन में या फिर और किसी की डेफिनेशन में इट वुड बी कैंसिल आउट। चेक इट, यू विल गेट सिंपल कैलकुलेशन, दैट इज 44। मास आएगा बेटा 44, तो दूसरी गैस का मास निकल आया। क्लियर? नाउ इसको चेक जरूर करना, चेक इट। क्लियर? आर यू गेटिंग 44? एनीवन? Yes, sir. कैलकुलेशन 44 आ रहा है? बिल्कुल सही है। ओके फाइन, 44 इज करेक्टली। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या था एक्चुअल में? इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम और टाइम का रिलेशन गिवन था और मास से कनेक्ट करवाया। वॉल्यूम टाइम का रिलेशन गिवन है तो हमने रेट कैलकुलेट कर दी, लाइक दैट। रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन, वॉल्यूम डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन। क्वेश्चन में ये तक गिवन था कि दोनों गैस का टाइम सेम लगता है, तो इसका टाइम टी है तो इसका भी टी। फिर हमें पता है कि दोनों की रेट का रिलेशन क्या होता है?
R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। तो हमने दोनों की रेट को रिलेट कर लिया। रेट ऑफ X अपॉन रेट ऑफ Cl2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ X। तो यहाँ पे हमने रेट की वैल्यू रख दी X की, फिर Cl2 के रेट की वैल्यू रख दी और फिर इनका मॉलिक्यूलर मास रख दिया। तो बेटा हमें Cl2 का तो मास पता है 71 होता है और X का पूछा था, तो सोल्व करेंगे तो X का मास निकल आएगा। नोट इट डाउन। Any doubt up to this? Muntazir, Sahesh, Suveni, Aditya, Jakpreet? No, sir. No, sir. No, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ग्राम फ्लो की अच्छी डेफिनेशन है। तो जब भी क्वेश्चन करो तो उसको स्प्लिट करो, एक एक चीज लिखो उसके बारे में कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं और किस चीज को कैलकुलेट करना। चलिए, तो ये था बेटा डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन क्या होता है और रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज केटीजी। बेटा ये वाला जो पार्ट है ये आपके फिजिक्स में भी आएगा, पूरा एक चैप्टर है फिजिक्स में केटीजी। इसको कहता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब एक गैस जो होती है वो किन किन रूल को, किन किन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। दैट इज ऑल अबाउट केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट को पहले हम समझेंगे और फिर नोट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा, एक जो गैस होती है उसके पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं। अ गैस कंप्राइजेस ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल और उन टाइनी पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्लियर? वी कॉल दीज टाइनी पार्टिकल एज मॉलिक्यूल। तो उसको लिखें, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट ऑफ केटीजी, पॉइंट बना के लिखेंगे। एंड वन मोर थिंग बेटा, जब भी आप टेस्ट पेपर में सॉल्यूशन लिखते हो, बी प्रैक्टिकल, जब भी आप टेस्ट पेपर में सॉल्यूशन लिखते हो तो बेटा कुछ थ्योरी होती है तो आप उसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हो। अवॉइड दैट, उसको आप अवॉइड करिए। जैसे क्लास में भी आपने देखा होगा तो मैं कभी भी पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखा था, आमतौर पे पॉइंट्स की फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं। तो यू जस्ट राइट इन वेरी एक्सप्रेसिव वे। जब आप पॉइंट की फॉर्म में लिखते हो तो एग्जामिनर उसको रीड करता है एंड इट इज मेकिंग योर आंसर एक्सप्रेसिव। गॉट इट? तो जब भी जैसे स्पेशली पीरियोडिक टेबल में वहां पे खूब थ्योरी थी तो आपने बस आंसर लिखा, पूरा एक पन्ना भर दिया, तो दैट इज समवॉट लेस एक्सप्रेसिव। हो सकता है आपने कंटेंट बहुत ही अच्छा लिखा होगा, बट यदि आप उसी को पॉइंट्स में लिखते तो चीजें जो है वो सामने निकल के आती। तो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। तो बेटा पहला पॉइंट था अ गैस comprises of small tiny particle. A gas comprises of small tiny particle. Small tiny particle known as molecule. A gas comprises of small tiny particle known as molecule. ठीक है। दूसरी बात बेटा, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, क्या आप बता सकते हो कि एक गैस के सारे मॉलिक्यूल सेम होंगे या अलग अलग होंगे? एनीवन? So एक same गैस होंगे। है, वेरी गुड, एक गैस है, लेट्स सपोज इट इज नाइट्रोजन गैस। तो बेटा क्या नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे? नो, सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे। उनका शेप, उनकी साइज, उनका मास सब कुछ बराबर होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, लिखिए, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस आर ऑल इक्वल। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस आर ऑल इक्वल। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस आर ऑल इक्वल। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस आर ऑल इक्वल। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस आर ऑल इक्वल। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस आर ऑल इक्वल। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस आर ऑल इक्वल। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस आर ऑल इक्वल। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस आर ऑल इक्वल। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस आर ऑल इक्वल। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस आर ऑल इक्वल। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस आर ऑल इक्वल। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस आर ऑल इक्वल।
the molecules of a certain gas are identical in all manner. Molecules of a certain gas are identical in all manner. ब्रैकेट में लिख लो, shape, size, mass, everything is similar. The molecules of gas are identical in all manner. Under bracket, shape, size, mass, everything is similar. लिखा सभी ने? राइट डाउन थर्ड पॉइंट. देखो बेटा थर्ड पॉइंट क्या कहता है. थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग कि जो गैस का वॉल्यूम है और एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू गैस के वॉल्यूम. ये हमें लगता है बट एक्चुअली ये केटीजी का पोस्टुलेट आगे चल के गलत साबित हुआ. क्लियर? थर्ड पोस्टुलेट क्या है समझना ध्यान से बेटा. ये रॉन्ग पोस्टुलेट था केटीजी का, गलत अजम्पशन था. देखो जैसे ये एक रूम है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल होंगे लाइक दैट. इस तरह से गैस के मॉलिक्यूल हैं. तो केटीजी कहती हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल is very less. In fact, it is negligible as compared to total volume of gas. मतलब जो मॉलिक्यूल की गैस, जो गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है वो गैस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है. बट दिस पोस्टुलेट इज एक्चुअली रॉन्ग. देखो ध्यान से, केटीजी का कहना है कि मान लो ये एक गैस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है, तो ये जो टोटल वॉल्यूम है इसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल होती है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो. बट दिस इज रॉन्ग. तो थर्ड पॉइंट लिखें, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल as compared to the volume of gas molecule is negligible as compared to the volume of gas, as compared to the volume of gas. ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी के? केटीजी ने ये assume किया कि इस गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है पूरी गैस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है. फिर से बता रहा हूं बेटा, ये पोस्टुलेट आगे चल के गलत साबित हुआ. चलिए फोर्थ पोस्टुलेट, चौथा पॉइंट क्या है? ये लिखा सभी ने? एवरीवन रोट द थर्ड पोस्टुलेट और शुड आई रिपीट? सर नोटेड. ओके फाइन, नोटेड. चलिए फोर्थ पॉइंट क्या है समझना. फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि बेटा गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्सेस नहीं होती, ना तो कोई रिपल्सिव फोर्स होगी ना ही कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगी. ये भी आगे चल के गलत साबित हुआ. तो याद रखना बेटा, केटीजी के सिर्फ दो पोस्टुलेट ऐसे थे जो गलत प्रूव हुए आगे चल के. तो फोर्थ पॉइंट लिखें, देयर इज नो फोर्स और देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, there are no forces of attraction or repulsion. There are no forces of attraction or repulsion between gas molecules. There are no forces of attraction or repulsion between gas molecules. Got it? तो ये पोस्टुलेट भी बेटा आगे चल के गलत साबित हुआ. केटीजी ने ये तो कंक्लूड कर दिया कि मॉलिक्यूल के बीच में ना तो अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा, बट आगे जब और फर्दर स्टडी की गई तो ये गलत साबित हुआ. नेक्स्ट पोस्टुलेट बेटा प्रेशर को डिफाइन करता है. आपको यदि पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको पूछा जाए एग्जामिनेशन में
कि व्हाई गैसेस एग्जर्ट प्रेशर, तो इसका आंसर क्या होगा? एनीवन? इसका आंसर नेक्स्ट पोस्टुलेट है, बताओ गैस प्रेशर एग्जर्ट क्यों करती है? सोचो, सर क्योंकि ऐसा क्या गैस होता है? पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास काफी हाई एनर्जी होती है, जिसकी वजह से Yes, जो वो सरफेस है उसको हिट करती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिस इज द नेक्स्ट पोस्टुलेट। गैस पार्टिकल जो है वो रैंडम मोशन शो करते हैं, जिसके कारण जो गैस पार्टिकल है बेटा रैंडमली मोशन जब करते हैं, जैसे ये गैस के पार्टिकल है तो ये आपस में मोशन करेंगे, टकराएंगे, तो कभी ये आपस में टक्कर मारेंगे, तो कभी इस वॉल के कंटेनर की वॉल पे टकराएंगे। तो ये जो टक्कर होता है, जो कोलिजन होता है, इसी के कारण गैस जो है इस वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्लियर? तो राइट डाउन नेक्स्ट पोस्टुलेट। The molecules of gases are in random motion. The molecules of gases are in random motion, and they collide with each other, and they collide with each other and with the walls of container. They collide with each other and the walls of container. They collide with each other and walls of container. कॉमन करके लिखो, ड्यू टू these collision, due to these collision, a gas exerts pressure on the walls of container. Due to these collisions, the gas exerts pressure on the walls of container. Then next point is very interesting, ये थोड़ा सा फिजिक्स से कनेक्टेड है। Have you heard what is meaning of elastic collision and inelastic collision? Anyone? बताइए, have you heard this term? कि इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं? Anyone? चलिए, आई थिंक अभी नहीं हुआ होगा डिस्कस। देखो बेटा, कोलिजन के दो टाइप होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। देखो इनमें अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? जैसे फॉर एग्जांपल दो बॉडी आपस में टकराई, यदि टक्कर के बाद, यदि कोलिजन के बाद इनकी एनर्जी लॉस होती है तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है। मान लो यदि टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद ये फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, टकरा के फिर चले गए और एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हुआ, दैट इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? अब आप ही सजेस्ट कीजिए, खुद से सजेस्ट करना कि बेटा गैस के मॉलिक्यूल में किस तरह का कोलिजन होना चाहिए, एनर्जी लॉस वाला या बिना लॉस का? तो जो यदि एनर्जी लॉस हुई तो क्या होगा और नहीं हुई तो क्या होगा? देखो, जब टक्कर करेंगे गैस के मॉलिक्यूल, मान लो बेटा इनकी एनर्जी में कमी आ गई, एनर्जी लॉस होगी, इसका मतलब टक्कर से जब एनर्जी लॉस होगी तो एक टाइम एनर्जी जीरो हो जाएगी, और जब जीरो हो जाएगी तो नीचे बैठ जाएंगे, इजंट इट? तो कोलिजन बंद कर देंगे, मोशन सीज हो जाएगा। तो क्या ये फिजिबल है? नो। गैस के मॉलिक्यूल इलास्टिक कोलिजन शो करते हैं, जिस कारण इनके एनर्जी में कोई भी कमी नहीं आती। तो राइट डाउन, द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, the collision between gas molecules are perfectly elastic, which means there is no loss of energy. The collisions between gas molecules are perfectly elastic, which means there is no loss of energy. Got it? तो याद रखना कि जो कोलिजन होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे याद होने चाहिए। बोर्ड में इसका 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है,
और कंपटीशन में इसके पॉइंट वाइज आपको ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन में आपको इसके थ्योरीज मिल जाएंगे, तो सारे पॉइंट अच्छे से याद होने चाहिए। तो याद रहेगा सभी को कि कोलिशन कौन सा होता है, इलास्टिक, जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता। फाइन, अब नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा कैन यू सजेस्ट कि बेटा इन गैस मॉलिक्यूल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगनी चाहिए कि नहीं? एनीवन, सोचो। गैस मॉलिक्यूल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिससे अर्थ अट्रैक्ट करती है, तो ये एप्लीकेबल होगी या नहीं? सोचो अच्छे से कि क्या होगा ग्रेविटी लग गई तो। एनीवन? इट शुड बी नेग्लिजिबल, क्योंकि होता क्या है बेटा कि जब गैस के मॉलिक्यूल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगी तो वो पार्टिकल नीचे आ जाएगा, गैस का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब पूरी गैस जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, एंड विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल लाइक दैट। तो ऐसा थोड़ी होता है, गैस पे पार्टिकल को ऊपर की तरफ मूव करते हैं और हाई स्पीड के साथ, इसका मतलब ग्रेविटी फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल है। राइट डाउन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, the force of gravity is ignored, the force of gravity is ignored. Next postulate, I think 7th और 8th, चलिए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेटा इसको इग्नोर करके चलते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट, अच्छा बताओ कि बेटा जो गैस मॉलिक्यूल हैं क्या उनकी वेलोसिटी सेम होगी या फिर अलग अलग होगी? सर हर एक पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी होगी। वेरी गुड, ईच गैस मॉलिक्यूल possess डिफरेंट एनर्जी, या फिर ईच नहीं बोलेंगे, हो सकता है कुछ गैस मॉलिक्यूल की सेम हो कुछ की अलग हो, कुछ भी केस बन सकता है, सबकी सेम हो सकती है सबकी अलग हो सकती है, कुछ की सेम कुछ की अलग, एनीथिंग में बी पॉसिबल। क्लियर? तो राइट डाउन, द गैस मॉलिक्यूल possess different velocities, gas molecule possess different velocities, hence their kinetic energy will be different. Gas molecule possess different velocities, hence their kinetic energy will be different. Quoted, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? हाफ mv²। यदि v डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? अलग होगी, isn't it? If v is different, यदि वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? डिफरेंट। नोटिस, तो ये पोस्टुलेट है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, Fine. sir. फाइन, तो बेटा ये पोस्टुलेट आपको याद होनी चाहिए बेटा, समझ के, गेटिंग माय पॉइंट, रटने नहीं है इनको, एक एक पॉइंट का इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो दैट वाज ऑल अबाउट केटीसी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये अपने अपने पॉइंट डिस्कस करते हैं कि गैस के बारे में क्या क्या पॉइंट्स वैलिड हैं। एक बार ब्रीफली रिवाइज करें बेटा, इसमें हमने 7 से 8 पॉइंट डिस्कस किए। पहला पॉइंट, गैस, सर ये थ्योरी किसने दी? आई थिंक दैट थ्योरी वाज गिवन बाय आइंस्टाइन, आई थिंक, आई हैव टू चेक। क्लियर? नॉट कंफर्म, I will check exactly and let you know who proposed this theory of KTV. Quoted? I think it was given by Einstein. Otherwise, I will check and let you know next time. Fine. So, what was the KTV? KTV theory ने गैस के बारे में कुछ postulates दिए। सबसे पहला postulate, the postulate number 1, gas comprises of tiny particles
गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है और उन पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहते हैं। दूसरा, एक पर्टिकुलर गैस के सारे मॉलिक्यूल सेम होते हैं। तीसरा पोस्टुलेट क्या था कि बेटे जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। फोर्थ पॉइंट कि गैस मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस हैं वो नेग्लिजिबल है, ना तो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना रिपल्सन होती है। उसके बाद हमने देखा कि गैस मॉलिक्यूल्स काफी रैंडमली मूव करते हैं और उस रैंडम मूवमेंट की वजह से आपस में वो कोलाइड करते हैं and due to that collision they exert the pressure on both. Further हमने देखा कि जो collision है बेटा वो इलास्टिक होते हैं और कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता इन collision में। And next we discuss there is no force of gravity which is applicable, and last point we discuss the most of gas molecule possess different velocity, अलग अलग वेलोसिटी होने के कारण काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होती है। याद रखना बेटा, एवरेज वेलोसिटी सबकी सेम होती है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सबकी सेम होती है। फाइन, अब डिस्कस करेंगे जैसे हमने डिस्कस किया कि गैस मॉलिक्यूल के पास अलग अलग वेलोसिटी होती है, तो हमें कौन सी वेलोसिटीज याद रखनी है? तो बेटा तीन इंपॉर्टेंट वेलोसिटी है। एक होती है आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दूसरी होती है बेटा एवरेज स्पीड, और तीसरी होती है एमपीएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तीनों के सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, एक एक फॉर्मूला, और हर साल बेटा बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन वेलोसिटीज से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले इनको समझेंगे होती क्या है, देन वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मूला। तो राइट डाउन डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड। डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड, अलग अलग मॉलिक्यूलर स्पीड। तो सबसे पहली है बेटा आरएमएस स्पीड। राइट डाउन यूआरएमएस। इसका मतलब क्या हुआ? रूट मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ध्यान से समझेंगे। इसको पीछे से रीड करें, देखो स्क्वायर मीन रूट, उल्टा चलना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आरएमएस वेलोसिटी? ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास तीन गैसेस हैं, कंसीडर डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स। तीनों गैस मॉलिक्यूल की स्पीड है u1, u2 और u3 रेस्पेक्टिवली। तीन अलग अलग मॉलिक्यूल हैं जो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। एक u1 के साथ चल रहा है तो दूसरा u2 के साथ, तो तीसरा u3 के साथ। इसी तरह से n मॉलिक्यूल हैं तो un की तरफ से चल रहे हैं। तो बेटा इन तीनों की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी होगी? इट इज डिनोटेड बाय URMS। ध्यान से समझेंगे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ URMS? तो उल्टा चलो, सबसे पहले स्क्वायर करो। स्क्वायर किया, u1 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर, u3 का स्क्वायर। अब इनका मीन लो। मीन कैसे लेते हो? एवरेज ऐड करके जितने टर्म्स होते हैं उतने से डिवाइड कर देते थे। तीन वेलोसिटी है तो तीनों को ऐड कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया। तो स्क्वायर फिर मीन फिर इसका रूट लिया, लाइक दैट। दिस इज द आरएमएस स्पीड। फिर से समझो, उसको पीछे से पढ़ना है। स्क्वायर, सबका स्क्वायर करो, मीन एवरेज ले लो, तीनों का डिवाइड ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया, स्क्वायर फिर मीन और फिर ले लिया रूट। ये बन गई आरएमएस। गॉट इट? इसको डिफाइन करेंगे। राइट डाउन, राइट डाउन। इट इज the square root of mean of, it is the square root of mean of, it is the square root of mean of squares of the speed, square root of mean of
squares of different speeds possessed by gas molecule. Possessed by gas molecule. I am repeating. Write down. It is the square root of mean of squares of different speed possessed by gas molecule. Got it? अब देखो फॉर एग्जांपल बेटा 3 मॉलिक्यूल थे तो तीनों की स्क्वायर करके ऐड करके 3 से डिवाइड किया. अच्छा, कैन यू टेल मी कि मान लो 2 गैस मॉलिक्यूल हैं, ध्यान से समझेंगे. 2 गैस मॉलिक्यूल ट्रेवलिंग विद u1 एंड u2 स्पीड. बताओ बेटा इनका URMS कितना होगा, सोचो. एनीवन? Sir, U1 square plus U2 square divided by 2 under root. वेरी गुड. पहले स्क्वायर कर लो सबका, u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर. अच्छा, इन दोनों का एवरेज कैसे निकालोगे? ऐड करके 2 टर्म है तो 2 से डिवाइड कर दिया और फिर रूट ले लेंगे, लाइक दैट. अच्छा, 4 होते तो चारों का स्क्वायर करते, 4 से डिवाइड करते, अंडर रूट ले लेते. n होते तो सभी का स्क्वायर करते, ऐड करते, n से डिवाइड करके रूट ले लेते, लाइक दैट. तो ये जनरल सीक्वेंस होता है बेटा. अब देखो URMS का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज URMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT by m. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले से भी. 3RT by m is equal to 3PV by m. This is the value of RMS speed. जैसे देखो URMS is equal to under root 3RT by m is equal to under root 3PV by m. अब यहाँ पे बेटा P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मॉलिक्यूलर मास है, T टेम्परेचर है और R आइडियल गैस कांस्टेंट है. Got it? What is P? Each term is having their usual meaning. P is pressure, V is volume of gas, M is ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस. मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? R होगा बेटा आइडियल गैस कांस्टेंट. ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ऊपर वाले से भी. URMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन m. इसको नोट करो. ये क्लियर हुआ? तो जैसा मैंने बताया आपको 3 स्पीड याद रखनी है. ये थी बेटा URMS. अब देखेंगे एवरेज स्पीड और MPS स्पीड. तो उसका एक फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज URMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन m. हर एक सिंबल का मतलब पता होना चाहिए. P प्रेशर, V वॉल्यूम, M मॉलिक्यूलर मास, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर. ठीक है. नेक्स्ट स्पीड देखो. सेकेंड स्पीड दूसरी है बेटा U एवरेज. ये आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हो. एवरेज स्पीड मतलब सभी की स्पीड का एवरेज ले लो. इसको डिनोट करते हैं U एवरेज, लाइक दैट. ठीक है. ध्यान से देखो. मान लो बेटा आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी स्पीड है U1, U2, U3 अप टू UN. तो इन सब का एवरेज स्पीड कितना आएगा? एनीवन? U एवरेज इक्वल टू सभी का सम अपॉन n. सबका एवरेज निकाल दो. U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश 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 अप टू UN. n मॉलिक्यूल है तो n से डिवाइड कर दो, लाइक दैट. दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड. क्लियर? तो जैसे 4 मॉलिक्यूल होते तो बताओ कितने से डिवाइड करते हैं? 4 से. 5 मॉलिक्यूल होते तो 5 से डिवाइड करते. अब दूसरा फॉर्मूला होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा RMS में हमने देखा था. ये होता है बेटा 8RT अपॉन पाई m. दैट इज द वैल्यू ऑफ U एवरेज. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे. RMS क्या था? अंडर रूट 3RT अपॉन m.
एवरेज क्या है 8 RT अपॉन पाई एम। अब तीसरा देखो एमपीएस क्या होगा, इसकी डेफिनेशन आप लिख लें, राइट डाउन। इट इज द एवरेज ऑफ average of the speed, it is the average of the speed possessed by different gas molecules, possessed by different gas molecules। एक बार फिर से लिखो, it is the average of speed of gas molecule possessed by different molecules। Got it? देखा सभी ने? Is it Yes, clear sir. to all? Fine। Yes, sir. ये सभी गैस मॉलिक्यूल की स्पीड का क्या है, एवरेज है। तीसरा थर्ड टाइप एंड दैट इज लास्ट टाइप ऑफ स्पीड इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको ध्यान से समझना। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को इससे डिनोट करते हैं बेटा यू और एमपीएस। एमपीएस मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, मोस्ट प्रोबेबल है। जैसे मान लो आपके पास 2 गैस मॉलिक्यूल हैं, तो ज्यादातर जो गैस मॉलिक्यूल होंगे उनके पास ये स्पीड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इज दैट क्लियर? इट इज द स्पीड बाय विच मोस्ट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल पजेस। ज्यादातर गैस मॉलिक्यूल के पास ये स्पीड होगी। फाइन, तो राइट डाउन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, राइट डाउन most of the molecules possess this speed। most of the molecules possess this speed। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, u एम्पियर इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT अपॉन m। u एम्पियर इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT डिवाइडेड बाई m। क्लियर? तो बेटा तीनों स्पीड का हम रिलेशन देखें, ध्यान से समझना, नोट करके लिखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आरएमएस वर्सेस यू एवरेज वर्सेस यू एमपीएस। बताओ आरएमएस स्पीड कितनी थी, चेक करो, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ आरएमएस, अंडर रूट 3RT अपॉन m। Isn't it? RMS की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट 3RT अपॉन m। रेशियो लो एवरेज के साथ, एवरेज की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 8RT अपॉन m, अंडर रूट 8RT अपॉन पाई m। अच्छा एमपीएस स्पीड का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2RT अपॉन पाई m और सिंपली m 2RT अपॉन m। ध्यान से देखो, आरएमएस था अंडर रूट 3RT अपॉन m, एवरेज था बेटा 8RT अपॉन पाई m और एमपीएस है 2RT अपॉन m अंडर रूट। ठीक है, तो इनमें क्या क्या कॉमन है, RT अपॉन m सब में कैंसिल हो रहा है, देखो RT अपॉन m इज कैंसिल आउट, तीनों में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 3 अंडर रूट 8 अपॉन पाई और ये बन गया बेटा अंडर रूट 2। चेक करो, इज दैट क्लियर टू ऑल? आरएमएस में जब RT अपॉन m हटाया तो अंडर रूट 3 बचा, एवरेज में RT अपॉन m कैंसिल किया तो 8 अपॉन पाई बचा, और एमपीएस में RT अपॉन m कैंसिल किया तो रूट 2 बचा। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 3 सबके अंडर रूट के वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो हमें रेशियो क्या मिलेगा, इसको आप डायरेक्टली याद रखना, दैट इज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, काफी बार ये पूछा गया है। यू आरएमएस रेशियो यू एवरेज रेशियो यू एमपीएस, ये आता है बेटा 1:0.921 रेशियो 0.816, 0.816, दिस इज द रेशियो। इसको सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 रेशियो, आरएमएस यदि 1 है
तो एवरेज होगी 0.921 और एमपीएस होगी 0.816। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताओ सबसे बड़ा कौन है इसमें? एनीवन? इसमें देख के बताओ सबसे, वेरी गुड, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? आरएमएस की। और सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? विच इज द लीस्ट वन? एमपीएस। रेशियो कंपेयर करो, आरएमएस का रेशियो 1 है, एवरेज का रेशियो 0.921 है और एमपीएस का रेशियो सबसे छोटा है 0.816। तो एमपीएस इज द लीस्ट। इसको नोट करो, टेक ए स्क्रीनशॉट। डेफिनेशन रिपीट कर दो, मोस्ट प्रोबेबल के लिखो बेटा। मोस्ट प्रोबेबल के अंदर राइट डाउन, मोस्ट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल possess this speed. Most of the gas molecule possess this speed. लिखा सभी ने? तो बेटा ये तीनों फॉर्मूलाज याद करना है। आरएमएस का क्या था? √3RT/m। एवरेज का क्या था? √8RT/πm। और एमपीएस का क्या था? √2RT/m। तो हमने इन तीनों का रेशियो निकाला तो पता चला कि सबसे बड़ा होता है बेटा आरएमएस और सबसे छोटा होता है एमपीएस, और एवरेज इन दोनों के बीच में। क्लियर? यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एनी डाउट इन टुडेज सेशन? No, sir. नो सर। बेटा नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना और अच्छे से रिवाइज करना, और फिर भी कोई डाउट होता है तो जस्ट टेल मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच।